तो गाइस, अब तक हम लोगों ने हाइबरनेट या मैं बोलूँ कोर जावा, एडवांस जावा और हाइबरनेट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने स्प्रिंग फ्रेमवर्क की जर्नी। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा स्प्रिंग शुरू करने से पहले कि अभी तक आप लोगों ने जितनी भी चीज़ पढ़ी है, ठीक है? जो टेक्नोलॉजी पढ़ी है, उस टेक्नोलॉजी पे भी बहुत बड़े-बड़े एंटरप्राइज़ लेवल के एप्लीकेशन डेवलप्ड हैं। अब होते नहीं हैं, मतलब अब आप कोई कंपनी के मतलब कोई अगर कंपनी है तो वो ऐसा अब नहीं करती है कि जेडीबीसी सॉलिड पे स्क्रैच से प्रोजेक्ट को डेवलप करे, क्योंकि अब जो भी प्रोजेक्ट डेवलप होते हैं वो स्प्रिंग हाइबरनेट को यूज़ करके होते हैं मोस्टली। लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों प्रोजेक्ट ऑलरेडी डेवलप्ड हैं जो कि सॉलिड जेएसपी को यूज़ करके बनाए गए हैं। ठीक है? तो हो सकता है आपकी जॉब कल को लगे और ऐसी कंपनी में लग जाए जहाँ सॉलिड जेएसपी के प्रोजेक्ट पे आपको बैठा दिया जाए, तो वो नॉलेज आपके बहुत काम आएगा। दूसरी चीज़, जो सॉलिड जेएसपी हम लोगों ने पढ़ा है, अब अब उसका बेनिफिट आपको स्प्रिंग में दिखेगा, क्योंकि जब हम स्प्रिंग पढ़ रहे होंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट होंगी। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली हो जाएँगी। उस पॉइंट पे आपको ये समझ आएगा कि ये चीज़ कैसे हुई होगी, इंटरनली काम कैसे हुआ होगा। तो जेडीबीसी, सॉलिड, हाइबरनेट पढ़ने के बाद स्प्रिंग की जर्नी अब हम लोग को बहुत आसान लगने वाली है और बहुत इंटरेस्टिंग भी लगने वाली है। ठीक है? और हाँ, ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग के बिना आप बड़े एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते। जब स्प्रिंग नहीं था, तो भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं, किए गए थे। ठीक है? और आज भी बड़े-बड़े एप्लीकेशन विदाउट स्प्रिंग चल रहे हैं। तो स्प्रिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं? स्प्रिंग जस्ट हम अपना काम को आसान करने के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है? ये ना सोचिएगा कि भाई स्प्रिंग नहीं पढ़ेंगे तो एप्लीकेशन बन नहीं सकता। बिल्कुल बन सकता है, लेकिन वो एप्लीकेशन बनाने में ना नानी याद आ जाएगी। इतना कोड लिखना पड़ेगा, कोड बेस इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आएँगी जैसे-जैसे कोड बेस बड़ा होगा, उन प्रॉब्लम्स को, उन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को रिड्यूस करने के लिए हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो आज पूरा सेशन स्प्रिंग फ्रेमवर्क के इंट्रोडक्शन पे ही होने वाला है कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक्चुअली क्या है? हम क्यों स्प्रिंग यूज़ करते हैं? क्यों हमें स्प्रिंग यूज़ करना चाहिए? स्प्रिंग के मॉड्यूल्स क्या-क्या हैं? किस तरीके से प्रैक्टिकली समझेंगे कि किस तरीके से स्प्रिंग हमारे काम को आसान बनाती है। ठीक है? तो सबसे पहला सवाल आता है कि व्हाट इज़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कोई आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज़ फ्रेमवर्क? फ्रेमवर्क क्या है? करेक्ट। फ्रेमवर्क आप कह सकते हो कि एक आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है? एक कुछ गाइडलाइंस और कुछ रीयूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने कोड को डालते हैं एंड देन हमारा कोड फ्रेमवर्क के द्वारा कॉल किया जाता है एंड प्रोसेस करके हमें आउटपुट बताता है। मतलब फ्रेमवर्क हमारे लिए काम करता है, पूरा का पूरा आर्किटेक्चर होता है। तो फ्रेमवर्क के बारे में ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने हाइबरनेट जब स्टार्ट किया था तो शुरू में ही हमने फ्रेमवर्क समझा दिया था कि फ्रेमवर्क टर्म किसको बोलते हैं। आज हम बात करेंगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क। सो हम बोल सकते हैं एक डेफिनिशन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएँ तो हम बोल सकते हैं कि स्प्रिंग इज़ अ लाइट वेट जावा बेस्ड या जावा फ्रेमवर्क। स्प्रिंग एक लाइट वेट जावा फ्रेमवर्क है। देखो, प्राइमरीली स्प्रिंग हम जावा के साथ यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आप स्प्रिंग बूट वगैरह पढ़ोगे आगे चल के तो कोटलिन वगैरह भी यूज़ होता है, लेकिन प्राइमरीली जावा के लिए ही आप बोल सकते हो कि बनाया गया है। तो स्प्रिंग इज़ अ लाइट वेट जावा फ्रेम। किस लिए भाई ये? यूज्ड टू बिल्ड यूज्ड टू बिल्ड एंटरप्राइज एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ होता है। एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन मीन्स बड़े स्केलेबल एप्लीकेशन, छोटे-मोटे एप्लीकेशन नहीं कि भाई आपकी एक शॉप है, उसके लिए एक छोटी-सी वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनाना है, दैट इज़ नॉट एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन। एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन मतलब बड़े लेवल का एप्लीकेशन जिसका कोड बेस बड़ा हो, डिफरेंट ब्रांचेस हो, जहाँ पे
यूज़र बेस बहुत बड़ा है, डेटा बहुत ज़्यादा है, वैसे एप्लीकेशन को हम लोग एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बोलते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे फ्लिपकार्ट, अमेज़न है, ठीक है? हेल्थ सेक्टर्स के बड़े-बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, बड़े-बड़े अपोलो हॉस्पिटल है, एम्स है, इनके एप्लीकेशंस होते हैं, ई-कॉमर्स कैटेगरी में होते हैं, गूगल पे है, फ़ोनपे है, ये सब जो बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, बैंकिंग के बड़े-बड़े एप्लीकेशंस, ठीक है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, बहुत सारे हैं, एरोनॉटिक्स एंड ऑल। सो जो एक हाइली स्केलेबल एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन जो डेवलप किया जाता है, उसको एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बोलते हैं। तो स्प्रिंग एक लाइट वेट जावा फ्रेमवर्क है, ठीक है? बहुत ईज़िली आप स्प्रिंग के जार्स को लाओगे और स्प्रिंग को बहुत ईज़िली प्लग इन कर सकते हो अपने जावा के साथ, ठीक है? एंड इस लाइट वेट फ्रेमवर्क के साथ आप बड़े-बड़े एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। बट मैं फिर से बोलूँगा, स्प्रिंग ही सिर्फ़ एकमात्र तरीका नहीं है एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन डेवलप करने का। इससे पहले भी यूज़ होते थे फ्रेमवर्क, स्ट्रट्स यूज़ होता था। जावा एंटरप्राइज़ एडिशन भी यूज़ होता था विदाउट एनी फ्रेमवर्क। एक आप बोल लो कि एक ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी के द्वारा भी एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बनते थे। लेकिन होता है ना, जब आप कई कई साल आप काम करते हो किसी चीज़ पे, तो आपको खामियाँ समझ में आती हैं। आपने 4-5 साल पबजी खेला, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो गया कि कौन-सी गन कब यूज़ करनी है। इनिशियली क्या है, कार 98 लेके दौड़ रहे हैं क्लोज़ रेंज में, कुछ पता ही नहीं है ना? पिस्टल उठा ले रहे हैं। तो जब आप किसी चीज़ पे काम करते हो, स्लोली-स्लोली काम करते-करते आपको पूरी चीज़ें पिक्चर समझ में आती है कि ओके, यहाँ प्रॉब्लम है। तो ऐसे ही जावा एंटरप्राइज़ एडिशन में बहुत काम किया गया। स्ट्रट्स बनाया गया, स्ट्रट्स पे बहुत काम किया गया, देन स्प्रिंग बनाया गया। अभी स्प्रिंग पे काम चल रहा है। स्प्रिंग वर्ज़न्स लॉन्च कर रहा है। ये वर्ज़न, वो वर्ज़न, ये वर्ज़न, दिस एंड दैट लॉन्च कर रहा है। अभी इंडस्ट्री काम कर रही है स्प्रिंग पे। कल को एक दिन आएगा जब स्प्रिंग का भी कोई अल्टरनेटिव आ जाएगा। उसे आपको टेंशन नहीं लेनी, जब आएगा तब आएगा भाई। एक एक चीज़ मार्केट में आती है, उस पे रिसर्च होती है, ठीक है? उस पे आर-एन-डी होती है प्रॉपरली, उसको कंपनी अडॉप्ट करती हैं। जब लगता है कि हाँ यार, ये स्टेबल है, तो इंडस्ट्री उसको यूज़ करना स्टार्ट करती है, तब कहीं जा कर के आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पढ़ के आएँ। जैसे अभी एआई का दौर शुरू हो रहा है। अब हो सकता है आगे चल के कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क लॉन्च किया जाए किसी कंपनी के द्वारा, जो एआई बेस्ड हो, इट माइट बी। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, एआई, चूँकि हम स्प्रिंग एआई भी पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ी हम उसकी बात भी करेंगे। मैं आपसे अगर बोलूँ, सबको चैट जीपीटी यूज़ करने आता है एवरीवन? यस सर। सबने यूज़ किया होगा चैट जीपीटी, वो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं अगर आपको एक टास्क दूँ कि आपको चैट जीपीटी का यूज़ करके एक उम, डेटा साइंस का एक डेटा साइंस का एप्लीकेशन बनाना है, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट का मार्केट का रियल टाइम रियल टाइम डेटा एनालिसिस करना है। कर लोगे? कैसे होगा सर जब तक पारेंगे नहीं? हाँ, अरे चैट जीपीटी है ना यार तुम्हारे पास। यार, नहीं होगा सर। जब तक पढ़ेंगे नहीं चैट जीपीटी क्या करेगा सर? करेक्ट। तो देखो, चैट जीपीटी या एआई टूल, नॉट ओनली चैट जीपीटी, उसका तो ऐसे ही हुआ हो गया है। एआई टूल्स कैन मेक एप्स। ये आपका कोड भी लिख सकती है, आपका एप्लीकेशन भी बना सकती है, लेकिन वो जो कोड लिखेगी वो यूज़, अगर लास्ट में देखें ना, तो एक डेवलपर के हाथ में जाएगा, और एक डेवलपर को फिर उसको क्या करना पड़ेगा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझ के कोड को यूज़ करना होता है। एक लेमैन बंदा है, एमबीए वाला, कॉमर्स वाला बंदा है, जो टेक्निकल लाइन में कभी गया ही नहीं, उसको जावा आती ही नहीं है, ठीक है? एकदम लेमैन, एकदम नॉन टेक वाला है, उसने कभी जावा-वावा नहीं पढ़ी, उसको चैट जीपीटी बट यूज़ करने आता है बहुत बढ़िया से। उसको बोलोगे ना कि यार तुम एक जावा में वेब एप्लीकेशन बना दो ज़रा, रन करके दिखा दो, नहीं कर पाएगा। सो एआई, जहाँ तक मतलब अभी मार्केट में इतने दिन से मैं चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ, बहुत सारे सीईओज़ का, बिल गेट्स हो गए, एलन मस्क हो गए, फिर अभी अली बाबा के, जितने लोगों का मैं बड़े-बड़े लोगों का जो
सब सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, उससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यार मतलब ह्यूमन को रिप्लेस नहीं किया जा पाएगा। ह्यूमन की नीड रहेगी बट हाँ, उस ह्यूमन को ज़रूर रिप्लेस कर दिया जाएगा जो इन टूल्स को यूज़ करना नहीं जानता है। क्योंकि अभी मेरे को मान लो एक एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, मेरे को 20 फ़ील्ड्स के फॉर्म बनाने हैं, ठीक है? तो यार चैट जीपीटी ये मेरे लिए 30 सेकंड या 10 सेकंड में बना के खड़ा कर देगा और हम लिखने बैठेंगे ना ये टैग, वो टैग बड़ा टाइम लगेगा। उसका बैकएंड चैट जीपीटी तुरंत लिख देगा, हमें टाइम लगेगा। सो कहीं न कहीं जब कोड बेस बहुत बड़ा होता है, एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन की बात आ रही तो ये बीच बात हम कर रहे हैं। एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशन में ना बहुत बड़ा कोड होता है यार। मतलब मिलियंस लाइन ऑफ कोड होता है और जब कोड बेस बड़ा होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, तो वहाँ पे एक एआई टूल पे रिलाई करना इट वुड बी वेरी रिस्की। अभी मेटा आउटब्रेक हुआ था। कितने देर के लिए व्हाट्सएप बंद हुआ था? याद नहीं आ रहा मुझे शायद 1-2 मिनट? याद है आप लोग को? व्हाट्सएप, इंस्टा सब बंद हो गया था 1 आध 2 मिनट के लिए। जी सर। यस कित ये तो टाइम हो गया, हाँ, बहुत गूगल टाइम। करना कितना लॉस हुआ था। बहुत लॉस हुआ था मेटा, बहुत लॉस हुआ था। कितने लोग के तो ब्रेकअप भी हो गए होंगे। हाँ, लड़ाई चल रही होगी सॉलिड उसी समय हाँ, तुम रीसू हमारे का सर। हाँ, रीशु का हो गया था। अरे तुम हमारे इतने इम्पोर्टेंट बात का रिप्लाई नहीं दिए, ऐसा कर लिए तुम। जाओ खत्म। अरे भाई नहीं चल रहा था मेटा, अरे तुम्हारा बहाना है ऐसे ही बोलते हो। तो बहुत बहुत लॉस हो गया। तो इतने जब जब जो एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन इतने बड़े लेवल के होते हैं, उन पे इतना सेंसिटिव डेटा होता है, सो उस पॉइंट पे हम एक एआई पे रिलाई नहीं कर सकते। और अभी के टाइम पे आने वाले टाइम पे भी एआई उन चीज़ों को एफिशिएंटली 100% भरोसे के साथ हैंडल करेगा, ऐसे तक कोई क्लेम नहीं कर रहा, ऐसा क्लेम कोई नहीं कर रहा। हाँ, इतना ज़रूर हो रहा है कि भाई एआई पिक्चर में आएगा। अभी मेरा एक दोस्त है इसमें है अपना सेल्सफोर्स में है, तो उसने अंदर कंपनी की बात बताई कि अभी सेल्सफोर्स वाले एआई एजेंट बना रहे हैं। पहले उन लोग का सेल्सफोर्स का जो काम होता था, अभी ये अपने बैच में भी हैं सेल्सफोर्स के बंदे। अखिल आप सेल्सफोर्स में हो? नहीं भैया, मैं ओरेकल फ्यूजन में हूँ। अच्छा, मतलब फ्यूज़न में हो। ओके, ओके। मेरा भी सीआरएम टूल ही है वैसे, जैसे हाँ, सेल्स हाँ। फोर्स है ना तो वैसा ही। सेल्सफोर्स वाले ने अभी एआई एजेंट पे काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या बात बताई अंदर की कि हुआ एक्चुअली ये रहा है कि ये लोग अंदर-अंदर एजेंट्स बना रहे हैं और अंदर एजेंट्स बनाएँगे और वो उसको टेस्ट भी कर लेंगे। जब सब कुछ हो जाएगा, तो अब उसी बंदे को रखेंगे जो एजेंट के साथ काम कर सकता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है इस टाइम पे अभी हम स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। स्प्रिंग नो डाउट बहुत शानदार फ्रेमवर्क है। कल को हो सकता है कोई नया आ जाए, परसों कोई नया आ जाए, तो हमें इस फ़ील्ड में अप टू डेट रहने की ज़रूरत है। ठीक है? अभी फ़िलहाल के लिए तो आप स्प्रिंग पढ़ो, स्प्रिंग एआई कर लो और जो भी टूल्स हैं उनको चलाना सीख लो। इसके बाद जब एक एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बनाने बैठोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अभी एआई टूल के बस की बात नहीं है। एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन बहुत बड़े लेवल का है। मेरा एक स्टूडेंट है यूएस में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में उसका अच्छा अभी तो एक्सपीरियंस भी हो गया उसको कितना है आई थिंक 21 हाँ, 21 में जॉब लगी थी, 22-23 जो 3-4 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया। उसने बताया कि सर उस टाइम पे जब उसके एप्लीकेशन में 3000 तो सिर्फ जेएसपी के पेज थे। सॉलिड कितने होंगे? अगर सॉलिड कोलैबोरेशन भी किया होगा तो 5000 तो सॉलिड होंगे। तो 3000 जेएसपी, 5000 सॉलिड, कितने टेबल्स होंगे? कितनी क्वेरीज़ फायर हो रही होंगी? कितना कंट्रोलर सर्विस, कितने क्या-क्या नहीं बना होगा? वो सब एक एआई टूल हैंडल करेगा, तो अभी ऐसा नहीं है। तो जब बात आती है बड़े एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तो ह्यूमन काम में आएँगे एंड वही बंदा काम में आएगा जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे कमांड रखता हो। अभी आप जावा एंटरप्राइज़ एडिशन पढ़ के सोचो कि मेरी जॉब लग जाए ना, नहीं लगेगी। आपको स्प्रिंग मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए। किसी किस्मत अच्छी है, कोई अगर रेफ़रेंस से घुस गया तो बात अलग है। लेकिन सीधी बात ये है कि भाई बिना स्प्रिंग के जॉब नहीं लगेगी। इसीलिए हम स्प्रिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है? और आने वाले टाइम पे एआई टूल की भी ऐसी ही डिमांड होने वाली है, जैसे अभी स्प्रिंग की हो रही है ना, अभी साथ में स्प्रिंग के साथ एआई भी आपको मैंडेटरी हो जाएगा। अभी कई कंपनियाँ तो पूछने भी लगी हैं। सो स्प्रिंग यूज़ किया जाता है बड़े एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, एंटरप्राइज़ लेवल एप्लीकेशन को
डेवलप करने के लिए। क्यों स्प्रिंग यूज़ किया जाता है भाई? क्योंकि ये आपके काम को आसान करता है। मैं अभी आगे एग्ज़ाम्पल आपको दूँगा, कुछ रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल आपको क्लियर होगा। स्प्रिंग फ्रेमवर्क करता क्या है? ठीक है भाई, एक लाइट वेट फ्रेमवर्क है जो कि एंटरप्राइज़ लेवल के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, उसकी भी जगह है। आपको ऑब्जेक्ट बनवाना है, उसकी भी जगह है। मतलब कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर व्हाट? फॉर जावा जावा डेवलपमेंट, या मैं बोलूँ कि फॉर डेवलपिंग फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया। अगर आप स्प्रिंग यूज़ करते हो तो सिर्फ़ आपका काम जल्दी नहीं होगा, सिर्फ़ आपका काम आसान नहीं होगा, साथ में आपका जो कोड होगा वो बेस्ट प्रैक्टिस को फ़ॉलो कर रहा होगा। मैं अभी लिख सकता हूँ एंड हेल्प्स यू राइट क्लीन लूज़ली कपल्ड and maintainable code, loosely coupled loosely coupled and maintainable code, testable and maintainable code, टेस्टेबल भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब स्प्रिंग अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आप काम तो जल्दी कर पाओगे। भाई जावा डबल ई अगर आप यूज़ कर रहे हो ना, जावा एंटरप्राइज एडिशन, और कोई एप्लीकेशन आपको डेवलप करना है, मान लो आपको 30 दिन लगा, एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप स्प्रिंग का यूज़ करोगे तो मेरे हिसाब से शायद वो 10 दिन में हो जाएगा। तो ये 10 दिन में काम जल्दी होने का मतलब ये नहीं कि कुछ भी कचरा कहीं भर दोगे। 10 दिन में कोड भी लिखा जाएगा और वो कोड क्लीन होगा, लूज़ली कपल्ड होगा और ईज़ी टू मेंटेन होगा, ईज़ी टू टेस्ट होगा। लूज़ली कपल्ड का मतलब समझते हैं? जी सर। एक क्लास दूसरी क्लास पे एकदम ऐसा डिपेंडेंट ना हो कि यहाँ एरर आए तो उधर भी खत्म हो जाए। है ना? तो ये हमारा स्प्रिंग का सिंपल सा डेफिनेशन। अब इसको हम एनालॉजी से थोड़ा-सा समझते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लो कि अ, आपको कोई केक बनाना है, ठीक है? सपोज़ आपको एक केक बनाना है। तो केक बनाने के लिए एक जो एकदम सीधा-सीधा तरीका है वो है कि भाई जाओ पहले जो भी केक के लिए क्या-क्या खरीदा जाता है यार? जो भी फ्लोर होगा, जो भी चीज़ें होंगी, नट्स होंगे, जो भी वो सब आप खरीद कर के लेके आओगे। ठीक है? क्रीम हो गया, ये सब आपने खरीद के लाया। देन आपने प्रिपेयर किया। सब चीज़ आपको ही करनी पड़ रही है। आप फ्लोर ला रहे हो, नट्स ला रहे हो, ठीक है? क्रीम लेकर के आ रहे हो, आप शुगर लेकर के आ रहे हो एंड देन क्या कर रहे हो? आप प्रिपेयर कर रहे हो। सब कुछ आप कर रहे हो। लेकिन ये तो अप्रोच हो गया भाई अपना ये जावा एंटरप्राइज़ एडिशन वाला, जिसमें हमें अगर डेटाबेस से कनेक्टिविटी करनी है तो हम स्क्रैच से पूरा लिख रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, फिर कनेक्शन को गेट कर रहे हैं, खुद ही कनेक्शन को क्लोज़ कर रहे हैं, एक्सेप्शन हम ही खुद कर रहे हैं, ट्राई कैच लगा रहे हैं। ईच एंड एवरी स्टेप हम किया करते थे, अगर आपको याद होगा तो। जेडीबीसी में जब हम काम करते थे, ट्राई कैच लगाते थे, कनेक्शन को गेट करते थे, फिर वहाँ पे कनेक्शन को क्लोज़ करने का काम, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, एसक्यूएल क्वेरी, फायर करना, ईच एंड एवरी स्टेप हम खुद लिखा करते थे। ये बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि कोई चीज़ अगर आपको बनानी है, केक बनानी है, तो हर एक स्टेप आप ही कर रहे हो, एवरीथिंग। अगर स्प्रिंग का अगर देखा जाए तो स्प्रिंग क्या करेगा? स्प्रिंग ये सारी चीज़ को आपको रेडी कर देगा। स्प्रिंग का अप्रोच होगा भाई आई वांट डिलीशियस केक एंड स्प्रिंग विल प्रिपेयर एंड विल गिव इट टू यू। ये ज़्यादा अच्छा है ना? अगर आपके सिर्फ़ बोलने से काम हो जाए, आप बोल लो कि भाई मेरे को ये होना और वो करके दे दे, दैट इज़ वेरी ईज़ी एंड कन्वीनिएंट। तो यही स्प्रिंग का खेल है। स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में आप स्क्रैच से कुछ भी नहीं करते हो, ठीक है? मतलब स्क्रैच से कहने का मतलब ईच एंड एवरी स्टेप आप बिल्कुल नहीं लिखते हो। आप बस मेन-मेन चीज़ें बताते हो कि हाँ भाई मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, मेन-मेन चीज़ बताते हो और सारी चीज़ स्प्रिंग फ्रेमवर्क खुद करती है और आपको प्रोवाइड करती है। सिंपल सी बात।
आप बोल सकते हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ लाइक अ मैनेजर। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक पूरा का पूरा मैनेजर की तरह होता है, जो आपके लिए सारा काम करता है। क्या काम करता है भाई, थोड़ा उसके बारे में जानें, स्प्रिंग करता क्या-क्या है? अब देखो, स्प्रिंग एक मल्टी मॉड्यूल फ्रेमवर्क है, ये भी आप जान लो, उससे आपको समझ में आएगा। मल्टी मॉड्यूल फ्रेमवर्क का मतलब ये हो गया, जब हम एक एक बड़ा एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं ना यार। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें अपना फ्रंट एंड भी होता है, ठीक है? आपका फ्रंट एंड है। अभी फ्रंट एंड से डेटा कहाँ आता है? कंट्रोलर पे, है ना? तो आपके पास यहाँ पे कंट्रोलर्स भी हैं, ठीक है? कंट्रोलर हो गया ये। उसके बाद आपके पास सर्विस लेयर भी है। उसके बाद सर्विस लेयर से ही वैलिडेशन वगैरह भी होता है, तो मैं लिख देता हूँ, आपने वैलिडेशन भी करके रखा हुआ है। उसके बाद आपने डेटाबेस का लॉजिक भी लिखा है, जिसको हम लोग डॉ बोलते हैं, डेटाबेस लॉजिक लिखा हुआ। कई सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हो, आपने काम किया हुआ है ये सब। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क ने ये देखा कि एक बड़े एप्लीकेशन में सिर्फ़ फ्रंट एंड या सिर्फ़ बैक एंड नहीं होता भाई, इसमें फ्रंट एंड भी होता है, बैक एंड भी होता है, या इसको मिडलवेयर बोलते हैं, डेटाबेस भी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो स्प्रिंग ने हर एक लेयर के लिए कुछ ना कुछ दिया है। ये बड़ी एक एक ब्यूटी है स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। ये हाइबरनेट हो गया। हाइबरनेट कौन-सी लेयर पे काम करता है? पढ़ा है ना हाइबरनेट आप लोगों ने? बताएँ? हाँ, हाइबरनेट सिर्फ़ डाउ लेयर पे काम कर रहा है। बट स्प्रिंग ऐसा नहीं है, स्प्रिंग डाउ लेयर के लिए भी मिलेगा, स्प्रिंग आपको वैलिडेशन के लिए मिलेगा, स्प्रिंग की कुछ चीज़ें सर्विस लेयर पे भी मिल जाएँगी, स्प्रिंग आपको कंट्रोलर में मिल जाएगा, इवन आपको एक ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है ना, तो भी स्प्रिंग क्रिएट करके देगा। स्प्रिंग कंपैटिबल जीएसपी से पावरफुल अ, आपको फीचर मिल जाएगा, थाइम लीव, जो आपके फ्रंट एंड को भी और फ्लेक्सिबल कर देगा और क्लीन कर देगा। तो चाहे फ्रंट एंड हो, चाहे कंट्रोलर हो, सर्विस हो, वैलिडेशन हो, डेटाबेस लॉजिक हो, हर एक जगह के लिए, हर एक लेयर के लिए स्प्रिंग ने आपको कुछ दिया है। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग मॉड्यूल्स। स्प्रिंग छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ़ डेटाबेस वाला काम करना है स्प्रिंग से, सिर्फ़ डेटाबेस, या एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको सिर्फ़ कंट्रोलर वाला काम करना है, तो इसके लिए यू कैन यूज़ स्प्रिंग स्प्रिंग वेब। इसके लिए आप स्प्रिंग वेब मॉड्यूल को यूज़ कर लें। स्प्रिंग वेब मॉड्यूल को यूज़ करेंगे, तो आपका कंट्रोलर का काम आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ़ डेटाबेस वाला लॉजिक यूज़ करना है। आप स्प्रिंग डेटा इंटीग्रेशन यूज़ कर लें, डेटा इंटीग्रेशन, जिसमें स्प्रिंग जेडीबीसी आ जाएगा। या मैं सिर्फ़ स्प्रिंग डेटा लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन। स्प्रिंग डेटा इंटीग्रेशन आपने यूज़ किया, ठीक है? इससे क्या हो गया? आपका डेटाबेस वाला लॉजिक आपका एकदम सिंपल हो जाएगा, एकदम सिंपल। तो स्प्रिंग ने अपने जो फ्रेमवर्क है ना, इसको छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ करके रखा हुआ है, ताकि ये एकदम लाइट वेट हो जाए। अब इस मेरे पास एक पैकेज है जिसमें कंप्लीट स्प्रिंग फ्रेमवर्क है, और मेरे को ज़रूरत है सिर्फ़ या ये वाले लेयर की। तो बाकी जो कोड बेस आएगा, जो लाइब्रेरीज़ आएगी, वो मेरे लिए यूज़लेस होगी ना, खुद ही सोचो। अगर स्प्रिंग सिर्फ़ एक पैकेज में होता, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइडेड ना होता, तो मैं अगर स्प्रिंग फ्रेमवर्क लेकर के आता, तो मुझे कंप्लीट लाइब्रेरी मिलती स्प्रिंग की, यस और नो? हाँ भाई, यस सर। पूरा कंप्लीट मिलती। बट मुझे क्या कंप्लीट की ज़रूरत है? मेरे को तो सिर्फ़ कंट्रोलर वाला काम करना है, बाकी काम मैंने जेडीबीसी में किया हुआ है। तो उस सूरत में वो लाइब्रेरीज़ अननेसेसरी आपके प्रोजेक्ट को बल्की करती। ये रीज़न की वजह से स्प्रिंग स्प्रिंग को छोटे-छोटे, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया। उससे क्या हुआ? स्प्रिंग फ्रेमवर्क लाइट वेट हुआ। जो मैंने यहाँ लिखा है ना, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ लाइक अ मैनेजर। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क सब काम करेगा, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क से कौन-सा काम आपको करवाना है, उसके लिए आपको स्प्रिंग के मॉड्यूल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। स्प्रिंग स्प्रिंग कोर कंटेनर होता है, जिसमें स्प्रिंग कोर हो गया, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ठीक है? बहुत सारे स्प्रिंग के मॉड्यूल्स हैं, आगे चल के हम उनकी बात करेंगे, ठीक है? तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक मल्टी मॉड्यूल
फ्रेमवर्क है। उस मल्टी मॉड्यूल फ्रेमवर्क में आप वो वाला मॉड्यूल पिक करेंगे जिस पे आपको काम करना है। तो क्या-क्या स्प्रिंग आपके लिए करेगा भाई? स्प्रिंग आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट करेगी। ऑब्जेक्ट को अब हम क्रिएट नहीं करते, अब हम स्प्रिंग से क्रिएट करवाते हैं। ऑब्जेक्ट आप बोलेंगे यार ये कौन-सी बात हुई? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कौन-सा बड़ा पहाड़ था? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पहाड़ नहीं है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद एक प्रॉब्लम आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइट कपलिंग। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमें ऑब्जेक्ट्स को देना होता है लोगों को, उसमें प्रॉब्लम आती है। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम आपको बताएँ, छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे पास एक क्लास है, ये दूसरी क्लास है और ये तीसरी क्लास है, ठीक है? यहाँ पे एक मेथड ध्यान समझना बिल्कुल, तभी बात क्लियर होगी। यहाँ एक मेथड है, यहाँ भी एक मेथड है और यहाँ भी एक मेथड है, ठीक है? ये क्लास है मेरी डेमो, ये है मेरी डेमो, ये मेथड है M1, ये मेथड है M2, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे करता हूँ न्यू डेमो एंड डेमो का ऑब्जेक्ट हमें मिला या यार शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? आप समझ लेना। डेमो f इज़ इक्वल टू न्यू, ठीक है? समझ गए ना? ऑब्जेक्ट बन गया मान लो और देन हमने क्या किया f डॉट M2 कॉल किया। अब मैंने अगर ये वाला मेथड यहाँ से चलाया ऑब्जेक्ट बना करके न्यू डेमो, डेमो का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है? और देन सॉरी ऐसा नहीं करते हैं, डेमो d इज़ इक्वल टू न्यू, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया एंड d से हमने कॉल किया M1 को। तो क्या हमारा M2 भी कॉल हो जाएगा? हुँ? हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा। अब अगर मैंने ऐसा कर दिया, फिर से मैंने डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया और अगेन मैंने M1 को कॉल किया, तो क्या अगेन M2 कॉल होगा? यस सर। अगेन M2 कॉल होगा। सब लोग समझते हैं? यस सर। बट आप यहाँ बताएँ कि M2 को कॉल करने के लिए फेमो का कितना ऑब्जेक्ट बनेगा? 1 कि 2? एक। 1 ऑब्जेक्ट बनेगा। पक्का? डेमो का M1 कितनी बार चला है? सॉरी यहाँ पे दो बार चला। हाँ, यहाँ M1 होगा, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है। यहाँ पे M1 होगा ना यार? M2 होगा? यस सर, हाँ, M1 होगा। M1 होगा। तो जब 2 बार हमने M1 मेथड को चलाया है, ध्यान समझना, जब 2 बार M1 मेथड को चलाया है, तो फेमो का ऑब्जेक्ट भी 2 बार बनेगा ना यार? यस सर। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं फेमो का ऑब्जेक्ट एक ही बार बने, तो मैं नहीं चाहता हूँ भाई मेरे पास इस M2 के अंदर एक कोड है, मेरे को ये कोड रन करना है। व्हाई आई शुड क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ फेमो अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन? इज़ देयर एनी सेंस? क्यों बनाऊँ? डिपेंडेंसी इंजेक्शन सर। नहीं, फॉरगेट अबाउट डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मैंने कहा डिपेंडेंसी इंजेक्शन पढ़ा है आप लोग को। पुराना सब कुछ भूल के पढ़ें। सर फेमो का ऑब्जेक्ट जो हम बना रहे हैं यहाँ डेमो के मतलब इंस्टेंस लेवल पर एक बार क्रिएट कर देंगे तो हो जाएगा। यहाँ ऊपर में, हाँ जी। यहाँ ऊपर में अगर क्रिएट कर दें और देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेंस लेवल पे अगर मान लो करेंगे तो सही अप्रोच होगा वो? सर अप्रोच नहीं मतलब काम कैसे करना है बस हाँ, ये बता रहे हैं। काम कुछ तरीके से ऐसा कर सकते हो ऊपर-नीचे करके, लेकिन इसका जो सबसे सही अप्रोच ये होगा कि आई कैन क्रिएट अनदर क्लास, उसके अंदर हम एक स्टैटिक मेथड बनाएँ और उससे ऑब्जेक्ट ले लें। क्यों, कैसा रहेगा?
हाँ जी सर, सही रहेगा तो। है ना? ये हम लोगों ने किया भी है, अगर आप ध्यान दोगे हम एब्स्ट्रैक्शन में किए थे कि स्टैटिक मेथड बना दो और इसके अंदर से रिटर्न कर दो, रिटर्न ऑब्जेक्ट जो आपको चाहिए। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट सिर्फ़ एक ही बार हम चाहते हैं, तो एक एक बार हम ऑब्जेक्ट बना करके और यहाँ पे हम ले करके कहीं उसको रख सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया कि हाँ भाई, कहीं ऑब्जेक्ट लेकर के रख दो, या मैं या ये तरीका से अच्छा इसमें भी मेथड कॉल करना पड़ेगा, या तो हम यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक में भी कर सकते हैं। क्यों? सर अगर क्लास में बनाएंगे तो हम लाइक फेमो की तरह कोई अदर क्लास भी होगा तो हम कॉल कर सकते हैं बार हाँ, बार। हाँ, हाँ। स्टैटिक ब्लॉक में बना दें, तो भी चलेगा। जी स्टैटिक ब्लॉक में भी बना सकते हैं। तो कई तरीके हैं जिन तरीके से ये काम किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं जितने भी तरीके हैं वहाँ पे आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा और फेमो का ऑब्जेक्ट बना के वहाँ पे कहीं न कहीं डेमो के अंदर रखना पड़ेगा। है ना? कहीं न कहीं आप यहाँ पे ऐसा करोगे, प्राइवेट फेमो एफ ऐसा? फिर इस एफ में कहीं न कहीं आप ऑब्जेक्ट लेकर के आओगे, किसका? ऑब्जेक्ट ऑफ फेमो। करेंगे ना भाई, बताइए, समझते हैं ना इन चीज़ों को आप लोग? ये तो करना ही Yes, पड़ेगा sir. आपको, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि फेमो के ऑब्जेक्ट को आप मैन्युअली क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। ये काम स्प्रिंग अगर यूज़ करोगे तो ऑटोमैटिकली हो जाता है। मतलब ना आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ना आपको ये सोचना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ बनाना है, और ना ही आपको ऑब्जेक्ट उठा करके मैन्युअली इसके इंस्टेंस वेरिएबल में डालना है। ये कितना टेंशन हो रहा है, देख रहे हो, सोचना पड़ रहा है। स्प्रिंग का अप्रोच पता है कैसा होता है? स्प्रिंग ऐसा होता है, हम लिखेंगे प्राइवेट फेमो फेमो एफ, और इसके ऊपर में हम जस्ट लगा देते हैं एट द रेट ऑटो वायर्ड। बस हो गया, खत्म, आ गया ऑब्जेक्ट, बस इतना। अब ये ऑटो वायर्ड एनोटेशन हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो इतना सिंपल ऑटोमेटिक फेमो का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑटोमेटिक फेमो का ऑब्जेक्ट बना के इस रेफरेंस में आ जाएगा एंड यहाँ से f.m2 करते रहो। एक कॉमन ऑब्जेक्ट आएगा। आप चाहते हैं कि नहीं एवरी टाइम व्हेन आई कॉल m2 मुझे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट मिले, तो वो भी आप कर सकते हो। वो स्कोप सेट करना पड़ेगा, बस एक लाइन का कोड होता है वो। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करना एक बेसिक लेवल पे आपको लगता होगा यार ऑब्जेक्ट क्रिएट करना कौन सी बड़ी बात है। भाई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बड़ी बात नहीं है, ऑब्जेक्ट को हैंडल करना बड़ी बात है। फेमो का ऑब्जेक्ट डेमो में यूज़ हो रहा है, डेमो का ऑब्जेक्ट किसी और में यूज़ हो रहा है। जब आप डेमो से फेमो को अगेन यूज़ कर रहे हो तो फेमो का ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बनता जा रहा है। आप चाहते हैं कि नहीं मेरे का फेमो का ऑब्जेक्ट एक ही बार बने, तो वो कैसे करोगे, उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं फेमो का ऑब्जेक्ट मुझे बार-बार मिले, उसका भी आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। हर काम आपको मैनुअली, मतलब ऑब्जेक्ट हैंडलिंग आपको मैनुअली करना पड़ रहा है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज़ लाइक अ मैनेजर। जो सबसे पहला काम स्प्रिंग में हम सीखने वाले हैं ना, वो ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे, सबसे पहला काम। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, स्प्रिंग से ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करवाएँ। स्प्रिंग मतलब हम बोलेंगे भाई मेरे को डेमो का ऑब्जेक्ट चाहिए एंड स्प्रिंग विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेमो एंड इट विल गिव इट टू मी। तो सिंपल हम सिर्फ बोलेंगे मेरे को चाहिए, वो मुझे बना के दे देगा। मैं सिर्फ बोलूँगा कि मुझे ये ऑब्जेक्ट इस क्लास में डाल के दो। होता था, क्या हम लोगों ने पहले एम्प्लॉयी में अकाउंट का ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है? Yes, sir. वो रेफरेंस क्रिएट हाँ, एसोसिएशन किया, कंपोजिशन किया, क्या-क्या नहीं करते थे। अभी ऐसा नहीं करें, हम बोलेंगे एम्प्लॉयी में अकाउंट का ऑब्जेक्ट चाहिए भाई, दे देगा। एक लाइन में दे देगा। तो ना ऑब्जेक्ट बनाना है, ना ऑब्जेक्ट को मैनेज करना है। तो पहला स्प्रिंग हमारे लिए बेनिफिशियल होगा कि ऑब्जेक्ट वाला सारा काम करके देगा। ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, या मैं ऑब्जेक्ट क्रिएशन लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन। दूसरा काम हमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन करके देगा ये। डिपेंडेंसी इंजेक्शन बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है। मेरे को एक क्लास के अंदर दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट ऑब्जेक्ट की नीड है, तो एम्प्लॉय के लिए क्या अकाउंट डिपेंडेंसी है? आई विल रिपीट जी सर। बाकी लोगों के लिए।
एम्प्लॉय के अंदर अकाउंट की नीड है, तो क्या एम्प्लॉय के लिए अकाउंट डिपेंडेंसी नहीं हुई? हुई सर। हुई ना? ये हम yes, लोगों sir. ने मल्टी थ्रेडिंग में भी सीखा था। अब आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, एक कोई रिसोर्स नाम की क्लास थी। रिसोर्स नाम की क्लास थी जो मेरे को 2 डेमो और फेमो में डालना था। तो हमने कैसे डाला था? कंस्ट्रक्टर के थ्रू डाला था, याद है क्या? पता नहीं, आप कोई भूल गए होंगे शायद आप। किसी को याद है? चलो ख़ैर, yes, तो yes, अब sir. हाँ, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। तो एक क्लास के अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट की नीड है तो हम मैन्युअली डाला करते थे। ऑब्जेक्ट बनाते थे, उसके कंस्ट्रक्टर से या सेटर से हम खुद डालते थे। अभी ये ऑटोमैटिक करेगा हमारे लिए। तो ये 2 बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो स्प्रिंग हमारे लिए करेगा, जिससे हमारा हमारा ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट का हेडेक खत्म होगा। हमें ये नहीं सोचना है कि ऑब्जेक्ट बनाना कहाँ है, रखना कहाँ है, कैसे मैनेज करना, एवरीथिंग स्प्रिंग फ्रेमवर्क विल मैनेज। सो एक बहुत ही बेसिक लेवल का काम ही आसान हो गया हमारा। हायर लेवल के काम भी आसान करेगा। इट विल मैनेज कॉन्फ़िगरेशंस। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बहुत सिंपल हो जाएगी। आप पहले देखते थे हम लोग कहाँ-कहाँ नहीं हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन रखी है। स्टैटिक में रखी है, हम लोगों ने एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन रखी है, हमने डॉट प्रॉपर्टीज़ में भी रखी हुई है। बहुत हम लोग काम करते थे। फिर अगर डॉट प्रॉपर्टीज़ में अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन रखते थे, तो कॉन्फ़िगरेशन को लोड करना कितना तामझाम का काम था, है ना? वो स्ट्रीम का यूज़ करो, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करो, फिर लोड करो, फिर गेट प्रॉपर्टीज़ करो, तब जाके हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलती थी। भाई याद है आप लोगों को कुछ कि हम ही बोल रहे हैं, हम ही समझ रहे हैं? जी सर। याद है क्योंकि सर, याद है। क्योंकि स्प्रिंग पूरा रिलेटेबल है। अगर पहले की चीज़ें नहीं है माइंड में, तो मैं समझाऊँगा कैसे? मैं रिलेट कैसे करवाऊँगा? रिलेट करना बहुत ज़रूरी है ना समझने के लिए। हम लोगों ने पहले भी जेडीबीसी में भी हम लोगों ने वो डॉट प्रॉपर्टीज़ से जेडीबीसी किया था कनेक्शन, कनेक्शन विद प्रॉपर्टीज़, जी सर। है ना? तो देखो कितना अनदर फाइल में। हाँ, वो कोड खोल के देखना कितना झाम था उसमें। अरे ये यस तो सर। अरे बाप रे! ये कौन था भाई? आवाज़ भी नहीं है। तो इस तरह के जो काम हैं मतलब हमारे कॉन्फ़िगरेशन जो रखी हुई है उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। अभी जब सर आप हाँ, बोलिए। सर एक वो पेंट एप्लीकेशन में एक बार जाइएगा सर। पेंट में? इसमें एक आप जो हाँ इसमें अभी आप सर यहीं इसमें जो हैं? आप नहीं सर एक क्वेश्चन था सर यहाँ पर। हाँ, तो हाँ। सर ये जैसे डेमो और फेमो क्लास था तो आपने बोला वो रेफरेंस क्रिएट करके। तो सर हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं ना, बार बार अगर हम लोग ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करेंगे तो उससे हम लोग बच सकें। एक रेफरेंस क्रिएट कर देते हैं और डेमो के कंस्ट्रक्टर में ही वो फेमो का ऑब्जेक्ट ये इनिशियलाइज कर देंगे। तो डेमो का ऑब्जेक्ट जब 2 बार बनेगा तो कंस्ट्रक्टर भी 2 बार चलेगा ना? नहीं सर, डेमो का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा 2 बार। क्या बना है डेमो ना? के कंस्ट्रक्टर में अच्छा इधर, अच्छा हाँ सॉरी, ठीक है सर, यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर तो ये दिया जो तो सोचना ठीक है। पड़ रहा है ना, यही नहीं सोचना पड़ेगा अगर स्प्रिंग यूज़ करोगे तो। अगर आप स्प्रिंग यूज़ yes, करते sir. हैं ना, इतना दिमाग ही नहीं लगाना है कि यार हम कहाँ बनाएँ, क्या करें, कैसे करें। सीधा आप रेफरेंस बनाएँ, ऑटो वायर लिखें, काम खत्म। तो ये एक मतलब बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ें आपको समझ में आई। कुछ चीज़ें देखो ऐसी होती है ना जो मैं बोल दूँगा कि ऐसा होता है, आपको समझ आ जाएगा, लेकिन उतनी उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी जब तक आप उसको प्रैक्टिकली कोड राइट ना करो। आप लोग को नॉइज़ आ रहा है क्या पीछे से कुछ? जी सर, हल्का हल्का। रुको 1 मिनट, विंडो बंद करके आते हैं। अभी टिक करके देता हूँ। तो ऑडिबल नाउ? जी सर। हाँ, तो जब तक आप ना कुछ चीज़ों पे जब तक काम नहीं करते हो ना, वो चीज़ें मतलब आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होती। तो ये चीज़ें मैं चीज़ें बता रहा हूँ ना, थ्योरेटिकली बता रहा हूँ। अभी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी आपको। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट की बात करें, स्प्रिंग हमारे कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ईज़िली मैनेज कर देता है। हमें स्प्रिंग बूट हम पढ़ेंगे कल को, आप देखना कितना आसानी से हमारी कॉन्फ़िगरेशन मैनेज होगी। हम डॉट प्रॉपर्टीज़ में अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे पर उसको लोड करने का कोड हम नहीं लिखेंगे। हम कनेक्शन की डिटेल लिखेंगे लेकिन कनेक्शन क्रिएशन का कोड हम नहीं लिखेंगे। कनेक्शन को क्लोज़ करने कुछ नहीं लिखेंगे यार, सीधे-सीधे एक लाइन में काम होगा। एक-एक लाइन में आपका कोड होगा। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जिसने जड़ी-बसी सॉलिड नहीं पढ़ा, उसका माथा खराब हो जाता है कि सर ये हुआ कैसे?
तो भाई एक तरफ तो आप ये बोलते हो, भी पूछते हो मुझसे कि सर ये हुआ कैसे? दूसरी तरफ आप बोलते हो सर सॉलिड जेएसपी तो ओल्ड टेक्नोलॉजी हमें पढ़ना नहीं है। तो जब ओल्ड टेक्नोलॉजी आपको पढ़ना नहीं है और नई टेक्नोलॉजी में फिर ये भी पूछना है कि ये हुआ कैसे? पॉसिबल नहीं है ना। तो इसीलिए जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसके पहले की टेक्नोलॉजी का अगर साउंड नॉलेज अगर है, तो नई टेक्नोलॉजी आपको अच्छे समझ में आती है क्योंकि वो जो नई टेक्नोलॉजी है वो उसी पुराने के ऊपर बनी हुई है। अगर पुराने के ऊपर नहीं बनी हुई है तो मत पढ़ो। जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्ट्रट्स से कोई लेना-देना नहीं है। तो प्री रिक्विज़िट में स्ट्रट्स नहीं आता। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क बना ही गया है ऑन द टॉप ऑफ सर्वलेट्स, on the top of JDBC API. So that is why understanding of JDBC API, Servlet API is mandatory है, ताकि आपको चीज़ें अच्छे समझ में आए। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का काम स्प्रिंग हमारे लिए कर देगी। इसी तरह आपको डेटाबेस से इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन ये तो भाई इतना मज़ेदार होने वाला है, आप देखोगे बोलोगे यार क्या ही कमाल की चीज़ है। बहुत ईज़ी कर देगा। आपको डेटा CRUD ऑपरेशन मैं बता दूँ 2 मिनट में CRUD ऑपरेशन करोगे आप 2 मिनट में। 1 लाइन में इंसर्ट, 1 लाइन में अपडेट, 1 लाइन में डिलीट, 1 लाइन एक-एक लाइन में सब कुछ काम होगा। 4 लाइन में CRUD ऑपरेशन हो जाएगा। पहले खाली रीड करने में हम लोग को 10वीं-20वीं लाइन लिखना पड़ता था। कनेक्शन का उधर कोड लिख रहे हैं, उधर कॉल कर रहे हैं, उधर क्लोज़ कर रहे हैं, ट्राई लगा रहे हैं, कैच लगा रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। इतना शॉर्ट हो जाएगा कि कई बार समझना मुश्किल हो जाता है, यार ये हुआ कैसे? अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है ना, तो इतना एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा कि समझना मुश्किल हो जाएगा। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा धीरे धीरे सब उड़ने लगेगा। उड़ने लगेगा मतलब? अरे हम कहाँ कुछ पढ़ा रहे हैं यार, अभी तो हम अभी तो इंट्रोडक्शन ही इतना डीपली लेकर के जा रहे हैं। अभी कहाँ कुछ करा रहे हैं। कुणाल को सर 2 लाइन में नहीं चाहिए CRUD ऑपरेशन। अच्छा ये 2 ही लाइन में 4 लाइन में तो होगा यार, क्या करें फिर आप जेडीबीसी यूज़ कर सकते हैं। वो तो हमने बताया आपको। तो ये बड़ा अच्छी चीज़ है डेटा इंटीग्रेशन जो है वो या मैं इंटीग्रेशन विथ डीबी लिखूँ, इंटीग्रेशन विथ डेटाबेस एंड या फिर एपीआई ये बहुत आसान हो जाएगा। एपीआई बनाना हमको लगता है आप लोग एपीआई का नाम से ही टेंशन में आ जाते हैं। कई लोग हम देखते हैं अरे सर एपीआई वेपीआई क्या है? अरे कुछ नहीं है यार 2 लाइन का कोड होता है एपीआई का। स्प्रिंग ने चीज़ें इतनी आसान की हैं। इसी तरह आपको हैंडलिंग वेब रिक्वेस्ट एंड सिक्योरिटी भी बहुत आसान हो जाएगा। मतलब मैं आपको बताऊँ ओनली 1 जार या मैं बोलूँ 1 डिपेंडेंसी इज़ एनफ टू पुट सेशंस ऑन योर ऑल यूआरएल। अब हम लोगों ने सेशन मैनेजमेंट सीखा है जावा एंटरप्राइज में, याद है? जी सर। जी ए, सर। तो हम लोग सेशंस के लिए कितनी मेहनत करते थे भाई। सेशन को गेट करना, वहाँ पे चेक कराना, सेशंस को हर एक जेएसपी पे चेक करना कि सेशन की वैल्यू आ रही है नहीं आ रही, कुछ नहीं यार, एक लाइन में सब काम हो जाएगा। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज लाइक अ मैनेजर जो जो आपके लिए सारा काम करने वाली है, एवरीथिंग। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, जैसे आपको डेटा वैलिडेशन एंड ऑल करना है। मैं ईटीसी लिख देता हूँ, ठीक है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे काम स्प्रिंग फ्रेमवर्क आपके लिए कर देगा। बस स्प्रिंग को आपको बताना है कि आपको चाहिए क्या, एंड ये आपको चीज़ें रेडी करके देगा। एंड इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन। स्प्रिंग सपोर्ट्स कन्वेंशन ओवर कॉन्फ़िगरेशन अप्रोच, जिसमें आपको कन्वेंशन फॉलो करना है। कन्वेंशन अगर फॉलो करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं होगी। स्प्रिंग समझ जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई सारा जो भी हमने बताया? जी सर। ठीक है, एक हम अभी एग्ज़ाम्पल लेते हैं लास्ट आपको समझाने के लिए स्प्रिंग की ब्यूटी, एंड देन उसी के साथ हम लोग अपना सेशन कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग डाइव करेंगे, ठीक है? तो पहले हम लोग स्प्रिंग से पहले हम लोग कैसे काम किया करते थे, थोड़ा उसका हम आपको पेंट में आइडिया देते हैं क्योंकि आप लोगों को पेंट से ज़्यादा अच्छे समझ में आता है। तो ये देखिए, एक हम लोग पहले भाई एक वेब पेज मान लो मेरे पास है, ठीक है? एक हमारे पास वेब पेज है index.jsp, ठीक है?
इस पे मान लो मेरे पास एक फॉर्म है, छोटा ही सही, एक मान लो फॉर्म है, ठीक है? अभी मैं छोटा बना रहा हूँ लेकिन रियल टाइम में तो बड़े-बड़े फॉर्म्स भी होते हैं। अब इस फॉर्म का डेटा कहाँ आता है भाई? कौन-सी लेयर पे? कंट्रोल कंट्रोलर पे आ गया, कंट्रोलर। करेक्ट। तो ये आ गया हमारा कंट्रोलर पे। अब समझना यहीं से हाँ, कंट्रोलर। अभी मान लो मेरे पास यहाँ पे अगर 20 फ़ील्ड हैं, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा 20 बार रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। जी सर। तो मैं 20 बार रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिख रहा हूँगा अगर मैं स्प्रिंग यूज़ नहीं करता हूँ। एंड इसी को बोलते हैं पता है मतलब बॉयलर प्लेट कोड। मतलब बॉयलर प्लेट जैसा ही हो जाता है, बार-बार आप एक ही चीज़ लिख रहे हो। एंड ये बहुत सारा हो सकता है मतलब मैं लिख रहा हूँ 20 टाइम्स मान लो। अगर 20 फ़ील्ड है तो 20 बार करना पड़ेगा, 40 है तो 40 बार करना पड़ेगा। तो बहुत बार आपको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर करना पड़ेगा। अब आपको मान लो कि ये डेटा आपको लेकर के जाना है सर्विस लेयर पे, तो बेस्ट तरीका क्या है सर्विस लेयर पे डेटा ले जाने का? कैसे ले जाएँ? बताएँ आप? ये तो आ गया, डू पोस्ट या डू गेट मेथड में आ गया। मेथड 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 के थ्रू सर। मेथड के ऑब्वियसली सर्विस में मेथड होगा, ये सर्विस में मेथड है, तो उस मेथड में डेटा ले कैसे जाएँ? सर डेटा को बाइंड कर देंगे सर एक एंटिटी करेक्ट, क्लास करेक्ट, वो जो डीटीओ में। सर एक लाइन में बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ये डेटा को हम ले जाएँगे डीटीओ से। तो ह आपको डीटीओ का ऑब्जेक्ट खुद बनाना पड़ेगा या बन बन के मिलेगा? मांग लेंगे नो सर खुद। रहेगा। किससे माँग लेंगे? और इसमें तो बनाना पड़ेगा। हाँ, ये तो इसमें का ही बात हो रहा है अभी। तो इसमें माँग लेंगे हाँ, तो हम क्या करेंगे रीसू भटक जाता है सर। रीसू थोड़ा ना मतलब चलो क्या ही बोले। तो न्यू डीटीओ, डीटीओ को ऑब्जेक्ट बनाएँ और फिर हम डीटीओ का कंस्ट्रक्टर या सेटर कॉल कर के डीटीओ भर रहे होंगे। डीटीओ भरने के बाद अब इस डीटीओ को हम ले जाएँगे सर्विस पे। अच्छा, सर्विस पे आ गया। अब मेरे को भाई वैलिडेशन करना है। क्या नाम में सिर्फ़ अल्फ़ाबेट के अलावा नंबर तो नहीं है? क्या-क्या वैलिडेशन करेंगे? मैं वैलिडेशन करूँगा नेम की लेंथ, इतने से इतना होना चाहिए। नेम में ओनली कैरेक्टर होना चाहिए। ऐज की लेंथ, इतने से ऐज का रेंज, इतने से इतना होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारे वैलिडेशन किए जाते हैं। नेम में एम्प्टी नहीं होना चाहिए। नेम मेरा नेम में नल नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं। नेम की लेंथ इतनी हो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें करते मैं इतना लिखा नेम की लेंथ, नेम में सिर्फ़ कैरेक्टर होना चाहिए, ऐज की एक रेंज होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे हमें वैलिडेशन करने हैं। ये सब हमें एकदम रियल टाइम बता रहे हैं, ये सब तो आप लोगों ने किया भी है। तो अब हमें वैलिडेशन करना है जो कि सर्विस पे है या हम सर्विस से अलग मेथड कॉल करके कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कर दिया वैलिडेशन, ठीक है? अब वैलिडेशन करने के बाद अगर डेटा मेरा एकदम चकाचक है तो कहाँ जाएगा? सर डाउ पे। डाउ। हाँ। अब ये गया डाव पे, ठीक है? ये गया आपका डाव पे। अब डाव का अलग लफड़ा। डाव पे आपको सबसे पहले कनेक्शन गेट करने का कोड लिखना पड़ेगा। ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन या हिकारी सीपी फलाना ठिकाना, है ना? कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन अगर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में है तो पहले स्ट्रीम क्रिएट करो, उसके बाद फिर प्रॉपर्टीज़ लगाओ, प्रॉपर्टीज़ से फिर वो लोड करो, फिर जाके आपको कनेक्शन की डिटेल मिलेगी, फिर उससे कनेक्शन एस्टैब्लिश करो एंड देन यू विल गेट कनेक्शन। इतना लफड़ा तो खाली कनेक्शन की अब सारी चीज़ें लिखूँगा तो पेंड भर जाएगा। आप समझिए उस चीज़ को है ना जो मैं बोला कनेक्शन गेट करने का अपना ही लफड़ा है। फिर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखते हो, फिर आप अ, स्टेटमेंट्स बनाते हो, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट आपने बनाया, कॉलेबल बनाया, फिर जहाँ आपने फायर किया, फिर आपने कनेक्शन को क्लोज़ किया, बहुत सारा काम आपको करना पड़ा, तब जा कर के आपका एक फॉर्म का डेटा डेटाबेस में स्टोर हुआ। सब लोग इस स्टेप से रूबरू हैं, सबने किया है ये स्टेप कभी न कभी अपनी लाइफ में। जी सर।
हमने करवाया है ना ये यस सब। सर। जी सर। जी सर। अब जो लोग ये नहीं किए हैं उनको स्प्रिंग में मज़ा नहीं आएगा। ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। अब ये जब आपने किया ना, अब स्प्रिंग, अब एक बंदा है भाई वो स्प्रिंग के बिना काम कर रहा तो वो ऐसे किया। अब मान लो एक बंदा जो स्प्रिंग में कर रहा था उसको उसका अप्रोच क्या रहेगा? वो क्या करेगा देखो, उसका कितना कोड एलिमिनेट होने वाला है, उसको भाई फॉर्म का डेटा रीड करना होगा ना, उसको रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिखना ही नहीं है। उसको डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनाना ही नहीं है। ऑटोमैटिकली डीटीओ का ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑटोमैटिकली डीटीओ के अंदर सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, सिर्फ एक एनोटेशन से, एट द रेट मॉडल एट्रीब्यूट। या मैं एनोटेशन का नाम नहीं लिख रहा, अभी कोई सेंस नहीं पता। एक एनोटेशन से, ओनली वन एनोटेशन इज एनफ टू रिड्यूस ऑल दीज वर्क। अब सोचो, आप अगर यहाँ पे 40 फॉर्म है, आप 40 बार रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर लिख रहे हो, और आपको पता है रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर में यहाँ पे एक हम नाम देते हैं, वो नेम भी बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है, मिसमैच हुआ तो नल हो जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर नेम की जगह फेम कर देंगे तो नाम आएगा? नहीं सर। नल आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से हमें कोड लिखना पड़ता था, डीटीओ का ऑब्जेक्ट बना। ये पूरा का पूरा काम ही आपको पूरा काम नहीं करना पड़ा, ये पूरा यहाँ से इतना रेड हमने किया ना, ये काम एलिमिनेट हो गया, खत्म। आपका डेटा ऑटोमेटिकली आएगा और डीटीओ में बाइंड हो जाएगा, खत्म। और जब डीटीओ में बाइंड हो रहा होगा उसी समय वैलिडेट भी हो जाएगा, मीन्स हियर ओनली इट विल गेट वैलिडेटेड। और अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपको एक रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्या क्या गलती है। तो आपका ये वाला जो कोड है ये भी एलिमिनेट हो गया। ले भाई, एक एनोटेशन, ये वैलिडेशन के लिए एक एनोटेशन लगता है, @valid। तो 2 एनोटेशन आपने लगाया, आपका सारा का सारा डेटा आ गया, सारा का सारा डेटा डीटीओ में बाइंड भी हो गया और यहीं के यहीं वैलिडेट भी हो गया। अगर सब कुछ ठीक है तो सर्विस पे जाएगा, गलती है तो रिजल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेम कुछ भी, नेम शुड नॉट बी इन दिस रेंज, ऐसा करके आ जाएगा, कुछ भी एरर जो आप मैसेज दिए रहोगे। रही बात ये वाले लेयर की, यहाँ पे अगर आपको मान लो डेटा वैलिड है, सर्विस पे आया, सर्विस से जब आप डाओ पे लाओगे तो ना आपको कनेक्शन गेट करने का कोड लिखना है। कनेक्शन की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन देनी है, वो तो ऑब्वियसली देनी पड़ेगी, यूआरएल, यूज़र नेम, पासवर्ड। उसके अलावा कोई कनेक्शन की डिटेल आपको नहीं लिखनी। कोई प्रॉपर्टीज़ से लोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, ऑटोमैटिकली कनेक्शन आएगा। एसक्यूएल वाला अप्रोच अगर यूज़ करो तो एसक्यूएल लिखना पड़ेगा। अगर आप जेपीक्यूएल के थ्रू जा रहे हो तो एसक्यूएल भी नहीं लिखना पड़ेगा। तो अब आपकी चॉइस है किसके थ्रू जाना चाहते हो। बाकी कोई स्टेटमेंट नहीं लिखना, कुछ फायर-वायर कुछ नहीं, क्लोजिंग कुछ नहीं, ये सब का सब आपका एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो आपकी चॉइस है, आप ये वाला काम कर सकते हो, एसक्यूएल वाला। अदरवाइज़ एक सिंपल आप एक लाइन सिंपल लिखते हो कि मेरे को ये डेटा इंसर्ट करना है, कनेक्शन ऑटोमैटिकली होगा, क्लोज़ भी ऑटोमैटिकली होगा। अब आप सोचो काम घटा कि नहीं घटा, जी सर। है ना? देख के तो लग रहा है कि बचा ही क्या? तो चीज़ें क्या होने वाली है, चीज़ें टोटली एब्स्ट्रैक्ट होने वाली हैं, चीज़ें हम लोगों से अब टोटली छुप जाने वाली हैं। और बिहाइंड द सीन जो चीज़ें होने वाली हैं, वो चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो स्प्रिंग बहुत आसान है। अगर आप ये सोचते हो कि यार स्प्रिंग कुछ तो भी बहुत ही मुश्किल टॉपिक है, तो ये पहले अपने दिमाग से ये चीज़ आप निकाल दें कि स्प्रिंग मुश्किल है। पहले तो ये निकाल दें, क्योंकि स्प्रिंग बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत सिंपल है। आपको लगेगा अरे यार क्या ही था ये, हम टेंशन ले रहे थे, ये तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ तक हम लोगों को अगर पहुँचना है तो स्प्रिंग हर एक मॉड्यूल के लिए, मतलब हर एक लेयर के लिए स्प्रिंग के अलग-अलग मॉड्यूल्स हैं। जैसे हम सबसे शुरुआत करेंगे हम लोग स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग कोर में हम लोग बेसिक चीज़ें, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट, बीन स्कोप, प्रोटोटाइप, सिंगलटन, डिपेंडेंसी इंजेक्शन, पोस्ट प्रोसेसर, बीन लाइफ साइकिल, एक्सएमएल अप्रोच, एनोटेशन अप्रोच, स्प्रिंग एक्सप्रेशन लैंग्वेज, ये जो बेसिक पार्ट हैं, कॉल बैक इंटरफेसेस, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हम पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। जैसे जावा में सबसे इम्पोर्टेंट कोर जावा है ना, कोर जावा का अगर ऊप्स ना आए, आगे बढ़ पाओगे? नो सर। कितना नहीं इम्पोर्टेंट है। नहीं सर। ऊप्स बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आता क्योंकि ऊप्स को इतना हल्के में लेते हैं। हमको तो लगता है पूरी जावा में सबसे इम्पोर्टेंट ऊप्स है।
तो जैसे कोर जावा बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही स्प्रिंग का सॉलिड अंडरस्टैंडिंग के लिए स्प्रिंग कोर आपको पढ़ना पड़ेगा। देन उसके बाद आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स को पिक कर सकते हैं। आपको पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चॉइस के अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं। जैसे कि हम डेटा लेयर पे स्प्रिंग जेडीबीसी करेंगे, हालाँकि स्प्रिंग जेडीबीसी यूज़ नहीं होता बहुत ज़्यादा। आपको बता दूँ, स्प्रिंग जेडीबीसी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, कुछ-कुछ कंपनी यूज़ करती है। मेरे एक स्टूडेंट है, यूएस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं। उनकी अभी रिसेंटली जॉब लगी है, आई थिंक 2-3 3-4 महीने पहले लगी होगी। तो उनका एक दिन मैं कोड बेस देख रहा था, तो वो स्प्रिंग जेडीबीसी में ही था। हालाँकि स्प्रिंग जेडीबीसी ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट होता है, दैट इज़ व्हाई स्प्रिंग जेडीबीसी हम करेंगे। स्प्रिंग एमवीसी भी करेंगे, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ स्प्रिंग बूट। इट इज़ नॉट अ मॉड्यूल, इट इज़ अ सेपरेट प्रोजेक्ट। तो पहले हम कुछ मॉड्यूल स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग एमवीसी को कर लेंगे। ये फाउंडेशनल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है? इनको करने के बाद देन आप स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग में रेस्ट एप स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, स्प्रिंग बूट स्प्रिंग बूट रेस्ट एपीआई, फिर स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज पे हम लोग मूव करेंगे। तो जैसे कोर जावा में हम लोग सॉरी, जो ट्रेडिशनल जावा था जेडीबीसी सॉलिड से पहले हम लोगों ने कोर को समझा, वैसे ही सबसे पहले हम स्प्रिंग कोर को समझ लेंगे, एंड इस तरह से हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। और ये 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। स्प्रिंग एमवीसी में आप पूरा ये कंट्रोलर पूरा आप वो करने वाले हो, मतलब कंट्रोलर वाले काम को पूरा ईज़ी करने वाले हो। स्प्रिंग जेडीबीसी में आप देखोगे कि भाई आपका जेडीबीसी का काम बहुत आसान होते हुए दिखेगा, और स्प्रिंग बूट में सब कुछ एक-एक लाइन में होता है। ये अलग ही एक कमाल की चीज़ है। ठीक है, बाकी भी चीज़ें हैं, तो अभी बात करने का कोई मतलब है नहीं, कोई सेंस नहीं बनता। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क मैं अगर समराइज़ करूँ आज के सेशन को, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक तरह का मैनेजर है, एक एक ऐसा मैनेजर है जो सब कुछ रेडी करके हमें देगा। हमें सिर्फ़ इसको मेन चीज़ बताना है, मेन बिज़नेस लॉजिक पे हमारा फ़ोकस होगा। फालतू के काम, डेटाबेस इंटीग्रेशन करना, कोड को लाना, कोड को बाइंड करना, डेटा हैंडल करना, ऑब्जेक्ट बनाना, ये सारी चीज़ हमारे लिए बहुत आसान कर देगा। तो अब से मेन फ़ोकस हमारा बिज़नेस लॉजिक पे होगा। करना क्या है, इस पे ज़्यादा फ़ोकस होगा रेदर कि कैसे करना है। और इसको कुछ हम लोग बोलते हैं, हमने आपको जावा 8 में पढ़ाया था। एक होता है डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग, एक होता है इम्पेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग। तो आप हमें बताएँ, स्प्रिंग डिक्लेरेटिव हुआ या इम्पेरेटिव हुआ? डिक्लेरेटिव। बाकी लोग बताइए भाई, स्प्रिंग डिक्लेरेटिव हुआ या इम्पेरेटिव हुआ? नहीं सॉरी सर, इम्परेटिव हुआ, इम्परेटिव। हाँ? अगर हम ध्यान दें कि अ, डिक्लेरेटिव आउटकम पे ज़्यादा फ़ोकस करता है ना? कि भाई किस जो मतलब डिक्लेयर सिर्फ़ डिक्लेयर करा, आउटकम पे ज़्यादा फ़ोकस करेगा। ये फ़ोकस नहीं करेगा कि भाई स्टेप्स क्या हैं। और इम्पेरेटिव स्टाइल में क्या होगा कि अ, किस तरीके से हुआ है ना? याद आया कुछ? तो आप बोल सकते हो कि भाई स्प्रिंग जो होगा, वो हमारा डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग होगा। इम्पेरेटिव कैसे होगा भाई? थोड़ा-सा इसको आप लोग रिवाइज़ कर लें, डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव को आपको समझ में आ जाएगा। इम्पेरेटिव में क्या होता था कि हम एक-एक फ्लो को राइट करते थे, डिटेल्ड कंट्रोल फ्लो को हम लिखते थे। कैसे काम होगा, क्या सीक्वेंस होगा, एवरीथिंग इम्पेरेटिव स्टाइल। डिक्लेरेटिव में सिर्फ डिक्लेरेशन, मतलब क्या करना भाई बता दिया, बाकी काम हो गया। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक डिक्लेरेटिव स्टाइल ऑफ कोडिंग को सपोर्ट करेगा और काम बड़े आसानी से होगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स को ये एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। एक काम को बताओ यार, ये लाल पट्टी जो आ गई है, ये कैसे हटेगी? प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल हो गया हमारा। सो अगर कोई ऐसा तरीका है जो लीगल नहीं है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद अच्छा। अगर इलीगल में है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद बात करेंगे। बाकी मुझे तो लग रहा है कि भाई लीगली तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, हाँ सर। हाँ, तो चलो बाद में करते हैं। हाँ, नोट्स दिखा देता हूँ आप लोगों को, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है हमेशा की तरह। सो नोट्स आपका ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है वैसे हमने। सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क हमारा ये डे 1 है, चलो बाद में लिख देंगे डे 1 यहाँ पे। सो व्हाट इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क? इज अ पावरफुल लाइट वेट जावा फ्रेमवर्क यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन
It provides infrastructure support for developing Java application and helps you to write clean, loosely coupled and testable code. ठीक है. Analogy वालोजी लिखा है. Imagine you are opening a donut shop. So you need to buy flour, sugar, oil. These are like Java classes. You also need to mix, fry, decorate, and serve the donuts. This is like writing code to manage those classes. Now imagine you hire a manager like Spring. He knows what ingredients to use, where to get them, how to mix and cook them, and even automates the entire process. You just tell him, I want chocolate donut, and he manages the rest. ये स्प्रिंग का काम है. स्प्रिंग would like this manager. You just declare what you want, and Spring handles object creation, writing dependencies, managing configuration, integrating with database or APIs, handling web request and security and all and many things. etc. बहुत काम इसके अलावा भी स्प्रिंग कर देगा. इन सिंपल वर्ड, स्प्रिंग इज लाइक योर असिस्टेंट इन जावा प्रोडक्ट, लाइक जारविस, है ना. instead of you writing everything from scratch, Spring takes care. तो एरर आ रहा है यार. Spring takes care of the background work like connection things, managing life cycle and keeping your code clean and organized. Why should we learn Spring? So इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है आजकल. जॉब वॉब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें है. ठीक है. स्प्रिंग इज़ द मोस्ट वाइडली यूज जावा फ्रेमवर्क फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, वेब सर्विसेज एंड माइक्रो सर्विसेज. सो कंपनीज एक्सपेक्ट जावा डेवलपर्स टू नो स्प्रिंग. सबसे मेन रीज़न तो यही है. कितना भी खूबी हो, अगर नौकरी नहीं मिल रही तो नहीं पढ़ेंगे. क्यों भाई? तुम रहो अपनी जगह स्मार्ट भाई. हमें तुम एक काम दे रहे हो तो भाई हम पढ़ेंगे. सिंप्लीफाइज कॉम्प्लेक्स जावा कोड. डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना. डिपेंडेंसी इंजेक्ट कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है भाई. एम्प्लॉय में अकाउंट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत अगर है तो अकाउंट इज डिपेंडेंसी फॉर एम्प्लॉय. सिंपल सी बात. वेब एंड रेस्ट एपीआई डेवलपमेंट इजी कर देगा. वेब एप्लीकेशंस को बनाना आसान हो जाएगा. ये रेस्ट एपीआईज को बनाना बहुत आसान हो जाएगा. बिल्ट इन सिक्योरिटीज़ मिलेगी इसके अंदर आपको. स्प्रिंग सिक्योरिटी जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सारे काम मतलब आपके लिए स्प्रिंग करने वाला है, जो हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे. एनालॉजी अगेन, थिंक ऑफ स्प्रिंग एज अ केक मिक्स. विदाउट स्प्रिंग आपको सारी चीज़ें खरीदनी है. केक मिक्स में क्या है, मिक्स किया, पानी मिलाया, बन गया. स्प्रिंग गिव्स यू रेडीमेड सॉल्यूशन फॉर कॉमन नीड. जो भी एक जावा डेवलपमेंट के लिए जो कॉमन चीज़ें हैं ना, जो कॉमन चीज़ें हैं, स्प्रिंग उनका रेडीमेड सॉल्यूशन देती है. तो आपको कुछ भी स्क्रैच से नहीं करना होता है, सब कुछ रेडीमेड मिल जाता है. इन शॉर्ट, you should learn Spring because it's the foundation of modern Java development, clean code, faster development, and secure apps, better for job opportunities. What is Spring Framework module? Spring Framework के modules किनको बोलते हैं? The Spring Framework is not a single library, but a collection of multiple modules. हर मॉड्यूल अपने खास काम के लिए डिज़ाइन किया गया है. Each designed to handle a specific task. जैसे स्प्रिंग कोर हो गया. अभी स्प्रिंग कोर आपका वेब रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं करेगा. स्प्रिंग कोर आपका सिक्योरिटी मैनेज नहीं करेगा. स्प्रिंग कोर मतलब ऑब्जेक्ट लेवल वाले काम, सिंपल काम. स्प्रिंग जेडीबीसी मतलब डेटाबेस वाला काम. स्प्रिंग एमवीसी मतलब कंट्रोलर लेयर वाला काम. तो स्प्रिंग के मॉड्यूल्स है, ईच डिजाइन टू हैंडल स्पेसिफिक टास्क इन जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट. व्हाई इट इज मॉड्यूलर? ऐसा क्यों नहीं किया गया कि सारे स्प्रिंग को एक सिंगल लाइब्रेरी में डाल दिया गया? मैंने पहले ही बताया, उससे बल्कि हो जाएगा. तो यू ओनली इंक्लूड व्हाट यू नीड. keeps your application lightweight, improve flexibility and performance. अगर आप सारा स्प्रिंग अगर एक लाइब्रेरी में होता तो प्रोजेक्ट हमारा क्या होता? बल्कि हो जाता. ठीक है. तो कुछ लेयर्स भी हैं. जैसे स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर कोर कंटेनर होता है जिसमें स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन्स, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, स्प्रिंग एक्सप्रेशन है. डेटा एक्सेस लेयर है जिसमें मतलब देखो इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं. मैंने वो उतना ही लिखा है जितना हम पढ़ने वाले हैं. तो स्प्रिंग के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं. कोर कंटेनर में हम ये मॉड्यूल्स पढ़ेंगे, डेटा एक्सेस लेयर में हम ये मॉड्यूल पढ़ेंगे, और वेब लेयर में हम ये मॉड्यूल पढ़ेंगे. ठीक है जी. कोई डाउट है किसी को? एक मिनट यार, लैपटॉप में चार्ज में लगा दूं. जी किसी को कुछ डाउट है तो पूछें. नहीं सर, लैपटॉप की बता रहे थे, रिकॉर्डिंग करप्ट हो जाती है. हाँ अच्छा ये बता. हाँ ठीक है. तो कोर कंटेनर हो गया हमारा, डेटा एक्सेस हो गया, वेब हो गया. ये लेयर्स होती है स्प्रिंग के अंदर, लेयर्स हैं. उन लेयर्स में ये मॉड्यूल
इसके अलावा भी मॉड्यूल पाए जाते हैं, जैसे स्प्रिंग ओआरएम वगैरह भी है, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं मैंने वो मेंशन किया है। तो कोर कंटेनर में हम ये सारे मॉड्यूल्स कवर करेंगे। डेटा एक्सेस लेयर में हम स्प्रिंग जेडीबीसी पढ़ेंगे। स्प्रिंग वेब लेयर में हम स्प्रिंग वेब एमवीसी पढ़ेंगे। तो इतना अगर हम करेंगे, इसके बाद हम स्प्रिंग बूट पे मूव करेंगे। अब देखो यहाँ ध्यान देना, स्प्रिंग बूट कोई लेयर नहीं है, कोई मॉड्यूल नहीं है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, वो हम आगे चल के बात करेंगे। तो नोट पॉइंट में हमने कुछ लिखा है, स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज अ पावरफुल जावा फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स सेवरल मॉड्यूल्स लाइक स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग एमवीसी एंड अदर्स. These are the official modules that form the foundation of Spring ecosystem. However, tools like Spring Boot, Spring Security, and concepts like Spring REST API and microservices are not part of the core Spring Framework module. ये पॉइंट हाईलाइट करने लायक है, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि स्प्रिंग बूट स्प्रिंग का मॉड्यूल है। नहीं नहीं भाई, स्प्रिंग इकोसिस्टम के मॉड्यूल्स नहीं है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर स्प्रिंग बूट बनाया गया है। क्या मतलब, किस लेवल का एब्स्ट्रैक्शन हुआ, आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। मतलब सबसे लो लेवल पे जावा एंटरप्राइज की लाइब्रेरीज हैं, उसके ऊपर स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएट किया गया, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ऊपर देन स्प्रिंग बूट क्रिएट किया गया। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क एक सेपरेट प्रोजेक्ट है, एक स्प्रिंग सिक्योरिटी एक सेपरेट प्रोजेक्ट, सेपरेट सब फ्रेमवर्क है, ठीक है। स्प्रिंग रेस्ट एपीआई एक अलग सेपरेट चीज़ें हैं, स्प्रिंग माइक्रो सर्विसेज एक अलग सेपरेट चीज़ें, ये मॉड्यूल्स में नहीं आते। तो ये मैंने नोट पॉइंट में लिख दिए। तो पढ़ना खैर हमें सब कुछ है, बट नॉलेज होना चाहिए। तो मॉड्यूल्स में हम स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी और स्प्रिंग एमवीसी स्प्रिंग वेब एमवीसी को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब कल से हम लोग स्प्रिंग कोर की जर्नी शुरू करेंगे। सो जो भी नेसेसरी डिपेंडेंसीज हैं वो हम लाएंगे, और कल से कोड के लिए रेडी हो जाइए। बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं।